हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14। देखिए, केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 14 है। तो लेकिन ये केमिस्ट्री नहीं, बल्कि ऐसा कह लीजिए कि आप ये कंबाइंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम कुछ साइंटिफिक टर्म्स देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली मैंने आप लोगों से बोला था कि जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा यहाँ पे जनरली पीरियोडिक टेबल से। तो मैंने जब इसके थोड़ा सा रिसर्च करी तो ये देखने में मिला कि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो उसको हमने इसको रहने दिया है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो लेक्चर रहने वाले हैं 14th और 15th लेक्चर, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको लास्ट में इसलिए हमने रखा है, देखिए इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें समझाने वाली कम है, बल्कि याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा है, जिससे आप चीज़ों को एक बार कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए तो ये याद करने में बहुत आसानी होगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को हम। दिस इज़ ब्रीफ अबाउट मी। ये एक छोटा सा मेरे बारे में है, मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं प्रकाश द्विवेदी इंस्टाग्राम में और फेसबुक और टेलीग्राम के अंदर, कहीं पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी है आपके मन में, कोई डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, एनी सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कि सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, बल्कि मैथमेटिक्स या कोई भी जनरल सा सब्जेक्ट, कोई भी एग्ज़ाम का कुछ भी सिलेबस का कोई भी पार्ट का आपका कुछ भी प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सभी सवालों के क्वेश्चन आपको दूंगा और पर्सनली आपको गाइड करूंगा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कांटेक्ट वहाँ पे दिया गया है, आपको बस जाना है, क्लिक करना है। कोई भी डाउट जो आ रहा है वो आपको मुझसे डायरेक्टली पूछना है, तो मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता हुआ चलूँगा। देखिए, हम यहाँ पे टर्म्स देखने वाले हैं। ये जनरली टर्म्स आपको पता होंगे, बहुत सारे कुछ नए टर्म्स हैं जो आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो कॉपी और पेन आप लोग लेके बैठ चुके होंगे हर बार की तरह। इस बार भी आप लोगों ने कॉपी पेन ले लिया होगा। और अब हम क्या करेंगे, फटाफट चीज़ों को देखेंगे और आप लोग मेरे साथ उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे और उसे याद करते हुए चलेंगे। क्लियर? देखिए, बायोलॉजी, वैसे तो हम साइंस ही पढ़ रहे हैं, तो साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट सभी टर्म्स है, बायो और केमिस्ट्री के दोनों को मैं यहाँ पे डील करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक्स को जनरली इसको पकड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर कंटेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको हमको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायो मतलब होता है लाइफ। कहीं पे भी बायो वर्ड दिखे इसका मतलब होता है क्या, लाइफ से रिलेटेड है, लिविंग थिंग्स मतलब बायो। लोगस मतलब स्टडी, किसी भी चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, लोगस। जैसे लॉजी लगा होता है ना, किसी भी चीज़ के बाद में लॉजी लगा होता है, जैसे टर्मिनोलॉजी, तो टर्म्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी। बायोलॉजी मतलब बायो की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी भी चीज़ की स्टडी करना। तो बायो मतलब क्या हो गया, लिविंग। लोगस मतलब लॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी, मतलब लिविंग थिंग्स की स्टडी करना क्या होता है, बायोलॉजी। और जनरली आप लोग जानते हैं बायोलॉजी के बायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा, मैडम ने आपको पढ़ाया होगा, तो आप लोगों ने इस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं। आपने ह्यूमन बॉडी के बारे में, हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम जो भी पढ़ रहे हैं उसके किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? बायोलॉजिस्ट वो हो गए जो पर्सन इसको स्टडी करता है, उसे हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये सभी टर्म्स आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं। ये जर्नल चीज़ें आपको बस सुन लेना है, ऐसा इसको रटना नहीं है, ना ही इसको आपको नोट डाउन करना है। तो बस आप इसको सुनते हुए चलिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी ज़रूर आप लिख सकते हैं। एरिस्टोटल को ग्रीक फिलोसोफर फर्स्ट टू क्लासीफाई लिविंग थिंग्स ऐसा टू एयर, लैंड और वाटर ड्वेलर्स, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, एरिस्टोटल को। तो ये आपको पता होना चाहिए, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। सेकंड कौन है, गैलेन, ग्रीक फिजिशियन थे ये, फर्स्ट टू डिसेक्ट एप्स एंड पिग्स, फादर ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के ये फादर हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है। अभी एनाटॉमी क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी के फादर कौन है, बायोलॉजी के फादर कौन है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तो इसको फटाफट लिखते हुए चलिए।
एंड्रियस वेसेलियस, ये क्या है, मेड द फर्स्ट डिसेंट ऑन ह्यूमन एनाटॉमी, डिस्कवर्ड कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी इन्होंने डिस्कवर की है। तो यह छोटी सी चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। विलियम हार्वे, देखिए मैंने बताया था ना इस लेक्चर के अंदर मैक्सिमम चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो याद करने वाली हैं। कुछ भी इसके अंदर जो भी छोटा मोटी चीज़ समझाने वाली है वो मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा, पर मैक्सिमम चीज़ इसमें लर्न करने के लिए हैं, तो ये आपको याद रखना। सो कंक्लूसिवली दैट द हार्ट पम्प ब्लड एंड द ब्लड सर्कुलेट, किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है, किस तरीके से क्या होता है, ये इन लोगों ने इन्होंने बताया था। तो विलियम हार्वे ने ये चीज़ बताई थी। तो आपको जनरल चीज़ें जो पता होनी चाहिए। मार्सेलो जी ने क्या बताया था, इटालियन फिजिशियन है ये, एंटोनोमिस्ट के एनाटॉमिस्ट के बारे में इन्होंने बताया था, और फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के ये फादर कह सकते हैं आप, ये फाउंडर में फाउंडिंग है, इन्होंने फाउंडर हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको जनरली पता होना चाहिए। ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है और बहुत जगह पे इनके ऊपर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट टू यूज माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड, पहली बार इन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर्ड किया था, इन्होंने यूज़ किया था, ये आपको पता होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज डिस्कवर्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोअन्स कॉल्ड एनिमल्स्यूल्स। तो इन्होंने इस तरीके से प्रोटोजोआ वगैरह को इस तरीके से पहली बार इन्होंने डिस्कवर किया था, पहली बार माइक्रोस्कोप का यूज़ करके इन सारी चीज़ों को डिस्कवर किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ल्यूवेनहॉक आपको पता होना चाहिए, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक कौन है। चार्ल्स डार्विन की मैं बात करता हूँ, उन्होंने एक बुक लिखी है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के ऊपर बुक लिखी है। तो कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि ये बुक किसने लिखी है। तो जनरल सी एक दो ही तीन बुक हैं, एक आधी दो बुक है, तो वो जो बुक है आपके सामने है, यही बुक आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। तो आपको पता होना चाहिए चार्ल्स डार्विन ने इसको लिखा था। अब देखिए बायोलॉजी के मेनली दो डिवीज़न है, आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी मतलब होता है, देखिए बायोलॉजी के अंदर बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी करना। अगर आप पौधों की स्टडी कर रहे हैं, प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बॉटनी। बॉटनी के अंदर क्या होता है, प्लांट्स की स्टडी होती है। क्लियर हो गया। देन जूलॉजी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। देखिए बायोलॉजी के अंदर ही आता है, बायो के अंदर तो आपने बोल दिया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब प्लांट्स भी लिविंग होते हैं, जूलॉजी एनिमल्स भी लिविंग होते हैं। तो ये सब कैटेगरी कर दी। जब हम थोड़ा सा और डिटेल में उनके बारे में पढ़ने लग जाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले साइंस था, आप लोग जनरल सी छोटी छोटी क्लासेस में साइंस पढ़ते थे, साइंस के नाम से था, आपको सारी चीज़ें एक एक्स्ट्रा मिलती थी, एक साथ मिलती थी। देन फिर आफ्टर क्या हुआ, क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया। आप फिर जब बड़े हुए तो आपको फिजिक्स अलग मिलने लगी, केमिस्ट्री अलग मिलने लगी और बायोलॉजी आप अलग पढ़ने लगे। तो ये डिवीज़न हो गया, क्योंकि अब उसका सिलेबस बढ़ गया, उसमें थोड़ा सा और डीप जाने लग गया। अब जब अगर इसी तरीके से बायोलॉजी को और डीप में अगर आप जाएंगे तो बायोलॉजी के अंदर क्या है, बॉटनी है, जूलॉजी है। तो अब बॉटनी के अंदर क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जूलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए बॉटनी के अंदर अगर आप सपोज आपने कुछ मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं, इतना हाई लेवल को और जा रहे हैं, तो बॉटनी के अंदर क्या, सिर्फ आपको नाम याद रखना है, दैट्स इट। तो बॉटनी के अंदर कौन कौन से होते हैं, देखिए डेंड्रोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, इसकी स्टडी करना। डेंड्रोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ट्री एंड देयर हिस्ट्री। तो ट्रीज़ और उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना कि ये कब पेड़ था और कैसे इसका ग्रो हुआ, पूरी इसके बारे में आपको इतिहास पता होना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं डेंड्रोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फंजाई एंड सम एसोसिएशन विद प्लांट्स। तो जिस तरीके से फंगस वगैरह लगती है, उसकी फंगस की स्टडी करना बहुत ही डिटेल में, तो उसे हम कहते हैं फंजाई। क्लियर हो गया, माइकोलॉजी, तो उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। बॉटनी, अब यहाँ पे बॉटनी वर्ड फिर से आ गया। तो स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स की वगैरह में अगर बात हो रही हो तो पैलियोनो बॉटनी कहते हैं। क्लियर। फाइटोपैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिसीजेस ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स की जो डिसीज़ की स्टडी है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ में
पैथोलॉजी। क्लियर हो रहा है, फाइटोपैथोलॉजी। इस तरीके से तोड़ के आपको पढ़ना है इसको। डिसीजेस ऑफ प्लांट, तो प्लांट्स में डिसीजेस आ जाते हैं, देखते होंगे ना कि आप लोग प्लांट कभी कभी ख़राब होने लग जाते हैं, उनकी पत्तियां ख़राब हो रही हैं, डाल ख़राब होने लग जाते हैं, तो उसकी स्टडी को हम ही कहते हैं। एग्रीकल्चर तो आप सभी लोग पता होगा कि किस तरीके से ग्रो वगैरह फूड वगैरह प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी क्या है, कल्टीवेटिंग फ्रूट्स वगैरह की स्टडी करना, कि फ्रूट्स की जो भी स्टडी है किस तरीके से कल्टीवेट किया गया है, किस सीज़न में उसे ग्रो किया जाए, किस तरीके से उसकी कंडीशन हो, वो सारी चीज़ उसके अंदर आ जाती हैं। क्लियर। जूलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, आपको देखना है। आर्कनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सिंगल क्लासेस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जो सिंगल क्लास के इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी स्टडी। देखिए अब आपको इसमें समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसको रट लीजिए आप। देखिए यही चीज़ है जो मैं बोलूँगा रटने के लिए, बाकी मैं सारी चीज़ें बोलता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को रटना है, याद करना है। एक बार, दो बार, तीन बार जब आप रिवाइज़ कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। कॉन्कोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ मोलस्क है। एम्ब्रोलॉजी, एम्ब्रेस की स्टडी हो जाए, जो एनिमल फॉर्म्स जो होते हैं ना, स्टडी ऑफ एनिमल फॉर्म, तो इसको हम कहते हैं। एंटोमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट हो जाता है। हर्पेटोलॉजी क्या होता है, रेप्टाइल्स की स्टडी। ठीक है। मैमोलॉजी क्या होता है, मैमल्स की स्टडी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्निथोलॉजी। क्लियर हो रहा है। और इकेथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फिशेस। फिशेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसे हम कहेंगे। क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। एनाटॉमी क्या है, अगर आप बॉडी के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटायर ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, उनके ऑर्गेनिज्म का पढ़ रहे हैं, उनके पूरे हर एक पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन्हें हम एनाटॉमी कहेंगे। एनाटॉमी। क्लियर हो रहा है। तो अब और साइकोलॉजी क्या होता है, देखिए फिजियोलॉजी, सॉरी साइकोलॉजी में बोल दिया, फिर साइकोलॉजी तो अलग होता है। फिजियोलॉजी क्या होता है, अगर आप स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी एंड इट्स पार्ट वर्क। देखिए किसी भी बॉडी के बारे में, किसी पर्टिकुलर बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो तो उन्हें एनाटॉमी कहते हैं। अब उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर कोई पार्ट्स के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसे हम क्या करेंगे, फिजियोलॉजी। क्लियर हो रहा है। इकोलॉजी क्या है, जनरल से आपने सुना होगा, स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड विद अदर ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं आपस में और एनवायरनमेंट के साथ, तो इसको हम कहेंगे इकोलॉजी। क्लियर हो रहा है। देन है पैरासिटोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज, जिसकी वजह से डिसीज़ वगैरह होता है, ऐसे एनिमल्स की स्टडी करने को हम ये चीज़ कहते हैं पैरासिटोलॉजी। तो ये आपको पता होना चाहिए। टैक्सोनॉमी क्या है, द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में जो भी रिलेशन है उसकी जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं और इसका एवोल्यूशन देखते हैं, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट। चलिए एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी जनरल से चीज़ है। एम्ब्रियोज की स्टडी करना मतलब स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एम्ब्रो रहता है और वो धीरे धीरे जो है बढ़ता है, तो उसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो उसकी हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। तो जैसे जो बच्चा रहता है, अगर मैं छोटे से बच्चे की बात करता हूँ तो पेट में किस तरीके से छोटे से बड़ा होता है तो उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जनरली ऐसा नहीं कि ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं, एनिमल्स और हर एक जगह पे हर एक एनिमल्स हर एक उसको तो एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। तो क्लियर हो गया। साइटोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सेल। सेल्स की फंक्शन की सेल्स किस तरीके से काम कर रहा है उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना, उसकी डीप में स्टडी करना, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स एंड वायरस। बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स एंड वायरस, याद रखिएगा द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी जीवित, यहाँ पे माइक्रो वर्ड यूज हो रहा है, आप याद कर लेंगे। और बायोलॉजी मतलब लॉजी मतलब स्टडी होता है, तो आपको पता ही है। तो माइक्रोबायोलॉजी के वायरस वगैरह, प्रोटोजोअन्स वगैरह, बैक्टीरिया जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। पैलियोंटोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल होते हैं, प्रिजर्व रिमेन द ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट टापास, उसे हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। सपोज कभी आपने देखा कि जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ,
कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो है गड्ढे खोदते हैं, माइनिंग वगैरह होती है, उसके अंदर कभी कभी बहुत बड़े बड़े ऐसे हमको स्ट्रक्चर मिले हैं। जैसे आप कह लीजिए जो बहुत पुराने ज़माने में हुआ करता था, पुराने ज़माने नहीं मतलब बहुत पहले जब ह्यूमन की एग्जिस्टेंस नहीं थी, तो डायनासोर वगैरह की, अब हमें कैसे पता चला कि डायनासोर कभी थे, कभी एग्जिस्ट करते थे, अब विलुप्त हो गए? तो हमें कैसे पता चला? हमें उनकी स्टडी करी, हमने देखा कि उनके जो इतने बड़े बड़े हमें ढांचे मिले, उनकी बोन्स मिले, उसकी हमने डिटेल में स्टडी करी, तो उससे हमें पता चला। तो उससे ही क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। तो उससे इस तरीके से हम पता लगाते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म थे, कब था, उनका कितने टाइम पीरियड पहले थे। तो ये सारी चीज़ें पता लगाई जाती हैं। क्लियर हो गया? जेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ हाउ द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड पास ऑन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जैसे कि जेनेटिक्स क्या है, किस तरीके से एक चीज़ जो है बिहेवियर या सिमिलरिटी जो है एक जनरेशन से, ट्रेट्स जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रही है। एक सिंपल सा चीज़ मैं बताता हूँ कि आपकी शक्ल किससे मिलेगी? आपकी मम्मी पापा से ही मिलेगी। जर्नल सी इन्फॉर्मेशन है, जर्नल सी बात है। तो ऐसा क्यों होता है? और आप देख रहे होंगे कि आपके भाई बहन की शक्ल लगभग आप लोगों से मिलती जुलती रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपके फ्रेंड की शक्ल जो है उसके मम्मी पापा से मिलेगी, या मतलब जो भी जनरेशन होता है इस तरीके से जनरेशन में पास होते आते हैं। आपके मम्मी पापा की शक्ल, आपके जो मम्मी पापा की शक्ल है उनके दादा दादी से लगभग मिलती जुलती रहेगी, थोड़ा बहुत आप लोग देखेंगे। और ये चीज़ जो है जनरली जनरेशन में चलता रहता है। इसे ही हम जेनेटिक्स कहते हैं कि किस तरीके से ये चीज़, इसकी जो स्टडी होती है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर हो रहा पॉइंट ना? जेनेटिक्स आपको समझ में आ गया होगा। मॉर्फोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के फॉर्म को, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना, ग्रॉस स्ट्रक्चर को पढ़ना, उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब जैसे सेल्स की स्टडी हमने कर ली, अब हम टिश्यू की स्टडी जो कहते हैं, आप लोगों ने बायो के अंदर पढ़ा होगा अलग अलग टाइप्स के टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है। ये जितने भी टिश्यूज़ के टाइप्स हैं आपने सारी चीज़ें पढ़े होंगे, उसके फंक्शंस पढ़े होंगे और आप लोगों रिवाइज कर रहे होंगे। तो इसकी जो स्टडी उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। कुछ केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं फटाफट। देखिए, अब केमिस्ट्री के अंदर तो मैंने आपको सारी चीज़ें कवर की हैं। कंपोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉस क्या होते हैं, चेंजेस क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की। जितनी डिटेल में हमने पढ़ा है ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमसे छूट के नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग ढंग से रिवाइज कर लेते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ कि एक क्वेश्चन आपसे छूट के नहीं जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है मास क्या होता है, हमने डिस्कस किया वेट क्या होता है। देखिए, ग्रेविटी जब इंक्लूड हो जाता है तो वो वेट बन जाता है। और अगर ये जनरल चीज़ है जो फिजिक्स, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ग्रेविटी क्या होता है। जो अर्थ जो ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे खींचता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। तो जब जी की वैल्यू ऐड हो जाती है मास में, तो वो क्या कहलाता है? वेट हो जाता है। देखिए, यूनिट क्या है मास का? यूनिट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ मटेरियल इज एन ऑब्जेक्ट। कितना अमाउंट है, और वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जितना आपके बॉडी का अमाउंट है वो आपका मास है। जितना फोर्स लग रहा है वो क्या है? वेट है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। अब किस लोकेशन में वो अलग, जैसे अगर आपका अर्थ के अंदर जो आपका वेट है सपोज 50 kg है, लेकिन अगर यहीं से आप गए चाँद पे चले जाते हैं, मून में जाते हैं, तो वहाँ पे ग्रेविटी कम है, वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कम है, तो वहाँ पे आपका वेट कितना हो जाएगा? ऐसा कहते हैं 1/6 है, तो आपका 50 kg का 1/6 वेट हो जाएगा। मतलब आपका लगभग 10 किलो वेट हो जाएगा। सपोज अगर आपका 60 kg वेट है तो आपको वहाँ पे वेट कितना हो जाएगा? 10 kg वेट हो जाएगा। तो ये दिखाता है कि कितना, मतलब एक तरीके से आपका वेट है, इस तरीके से वेट जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर? टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा, जो हॉटनेस कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ये सारी चीज़ें जो नापता है वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैंने जो चीज़ें पढ़ाई हैं अगर आपने अच्छे से रिवाइज़ की होंगी तो डेफिनेटली ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बनेंगी। कोई भी पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अगर फिर भी आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट दे रखा है, आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आई थिंक यहाँ पे नहीं डिस्कस किया था, तो केमिस्ट्री के अंदर आप ये देख सकते हैं, जनरल सी चीज़ है, डिग्री सेल्सियस में है तो उसे फ़ारेनहाइट में अगर कोई चीज़ दिया तो डिग्री सेल्सियस में कैसे करेंगे, और फ़ारेनहाइट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, 3 टेम्परेचर को नापने के लिए तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है सेल्सियस,
एक होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। क्लियर हो रहा है? तीनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। डिग्री सेल्सियस क्या होता है? एफ नॉट मतलब एक तरीके से फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाई 1.8, ये फॉर्मूला है, लिख लीजिए फटाफट। तो जब भी आपसे ऐसा दिया जाए कि सपोज़ 100 फ़ारेनहाइट है तो बताइए कितने डिग्री सेल्सियस होगा, तो 100 - 32 डिवाइड बाई 1.8 आप कर देंगे तो कितने डिग्री सेल्सियस आपको पता चल जाएगा। सपोज़ पूछा जाए फ़ारेनहाइट है और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे फिर उसे ये नीचे वाले तीसरे फॉर्म में रख देंगे और वहाँ पे डिग्री सेल्सियस +273 कर देंगे तो वो केल्विन में आ जाएगा। मतलब अगर आपसे पूछते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस तो बताइए कितना केल्विन होगा, तो 100 + 273 कितना हो गया? 373 केल्विन हो गया। क्लियर हो गया पॉइंट? अगर आपसे डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए और ये पूछा जाए फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे? 1.8 से डिग्री सेल्सियस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे 32, उसमें ऐड 32 कर देंगे। दैट्स इट। तो ये है, ये एक होमवर्क है आपके लिए, ये आपको करना है। अगर आपसे नहीं आता है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जनरल चीज़ें मैंने आपसे यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस दे के रखा है और फ़ारेनहाइट दे के रखा है। फॉर्मूले में आप पुट करिए, आपको केल्विन के में बताना है तो आप किसी फॉर्म में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड वाला हमने दिया है 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, आप इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, हमने केल्विन में दे के रखा है। थर्ड वाला हमने फ्रीजिंग पॉइंट है जिसका हमने 273 केल्विन दे के रखा है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दे के रखा है। तो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आपको पता होगा। फ़ारेनहाइट से हमने केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया या फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया है आपको पता है, फार्मूला मैंने आपको बताया। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने बताया कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी फार्मूला आपको दिया गया है। तो फार्मूला का यूज़ करना है आपको और उसको अप्लाई करना है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? आपने इवेपोरेशन वर्सेस कंडेंसेशन पढ़ा होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया ये सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे एक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वाटर जो है ऊपर जा रहा है, राइज़ कर रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है तो रेन हो रही है। तो यही सारी चीज़ जो है जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इवेपोरेशन लिक्विड टू गैस, इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन होता है। कंडेंसेशन क्या होता है? वो जैसे उसका अपोजिट होता है, गैस टू लिक्विड जो कन्वर्ट होता है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये जस्ट आपका रिवीजन है और कुछ नहीं है। और बस फटाफट ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी, इसको तो हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। तो सब्लिमेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया। सब्लिमेशन क्या है एक बार और देख लीजिए, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन है। कंडेंसेशन क्या है? गैस टू सॉलिड। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स आपने बनाए हुए हैं तो सारी चीज़ आपका एक बार रिवाइज हो रही है, फटाफट आप देख सकते हैं। सब्लिमेशन हो गया, सब्लिमेशन ये जो माउथ वॉल्व होते हैं, कंडेंसेशन ये हो गया, ड्राई आइस वगैरह। तो ये सिंपल चीज़ है। तो लेक्चर हमारे यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। और आपको एक फीडबैक देना है किस तरीके से रहा है। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है तो आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिना झिझक के कोई भी पर्सन जो है मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। मैं उससे पर्सनली अपना नंबर भी दे दूंगा, कभी भी कॉल करके बात कर सकता है। किसी भी प्रकार से वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसके सभी भी डाउट्स को सॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।